नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा के झज्जर और दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के झटके। 4.4 रही रिक्टर पैमाने पर तीव्रता। लोगों में बना रहा अफरा तफरी का माहौल। अजमेर में राम सेतु एलिवेटेड रोड पर आवागमन बंद। निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी खामियों पर उठे थे सवाल। सरकार ने अनियमितताओं की जांच के लिए बनाई थी विशेष टीम। कुचामन सिटी के पास गौ तस्करों का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। घटनास्थल से बछड़ों की खाल, हड्डियां और अन्य अवशेष बरामद। श्रद्धा और उत्साह से मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा। शिक्षकों का हुआ सम्मान, बच्चों को वितरित की गई स्टेशनरी। अब खबरें विस्तार से। खबर हरियाणा के झज्जर से बताई जा रही है, जहां झज्जर और दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के झटके और 4.4 रिक्टर पैमाने पर तीव्रता रही। हरियाणा के झज्जर जिले में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। यह भूकंप सुबह 9:04 पर आया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। झज्जर के साथ साथ दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में भी इसके झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में 10 किलोमीटर गहराई पर रहा। गौरतलब है कि इससे पहले 17 फरवरी 2024 को भी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सुबह 5:36 पर 4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गहराई केवल 5 किलोमीटर थी। गौरतलब है कि दिल्ली भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में आता है और इसे सीस्कीम जोन 4 में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र भी कहा जाता है। अब खबर बायतू से बताई जा रही है, जहां कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बायतू के खोतों की ढाणी में रात्रि चौपाल लगाई। इस जनसुनवाई में ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, सड़क और पेंशन जैसी कई समस्याएं सीधे कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर यादव ने मौके पर ही संबंधित विभागों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं और सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान, एसडीएम भागीरथ चौधरी, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खबर छत्तीसगढ़ से बताई जा रही है, जहां केंद्र की नीतियों के खिलाफ मजदूर संगठनों ने धरना दिया। सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया गया। ट्रेड यूनियन द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में ट्रेड यूनियन के जो है संयोजक उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं जिसके लिए आप ये हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सारे 25 करोड़ से ज़्यादा मजदूर, जिसमें सीटू, इंटक, एटक, एक्टू, एचएमएस, केंद्र, राज्य, बैंक, बीमा कर्मचारी, सारे संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं। हमारी पहली मांग है, मजदूरों के प्रतिरोध के बावजूद इस सरकार ने लंबे संघर्षों के बाद हमने जो थोड़ी बहुत कानूनी राहत हासिल की थी श्रम कानूनों के जरिए, उन तमाम कानूनों को बदलकर श्रम संहिता में तब्दील कर दिया। हम ये समझते हैं ये गुलामी का दस्तावेज है। मजदूरों को मालिकों के गुलाम बनाने के रास्ते पर इस सरकार ने इस कानून संहिता बनाई है, इसे वापस लिया जाना चाहिए और जो पुराने श्रम कानून है वो बहाल होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, इस देश के अंदर जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संस्थाएं हैं, LIC के अंदर विदेशी पूंजी निवेश को जो है इंश्योरेंस में 100% किया जा रहा है, वापस लिया जाए। विनिवेशीकरण की नीति बंद होनी चाहिए। जो सार्वजनिक संस्थान है वो किसी सरकार की देन नहीं है, वो जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से निर्मित हुई है। उसकी असली मालिक भारत की जनता है। तो सरकार केवल मैनेजर है। तो मालिक को जो है पूछे बिना मैनेजर जो है बड़े पैमाने पर कोयला का निजीकरण, बीमा का निजीकरण, बैंक का निजीकरण, इस्पात उद्योग का निजीकरण, पावर इंडस्ट्री का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, ये जो देश विरोधी कदम है, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर ही सरकार का नियंत्रण समाप्त होगा। इसलिए हम समझते हैं देश विरोधी निजीकरण, विनिवेशीकरण की नीतियाँ वापस ली जानी चाहिए। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है, ये आउटसोर्सिंग, ठेकाकरण, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिसशिप बंद होनी चाहिए।
देश में इंश्योरेंस में 50,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं, बैंक में 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, केंद्र सरकार के दफ्तरों में 10 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। और दूसरी तरफ देश चरम बेरोजगारी की हालत में। हमारी ये मांग है, ये अप्रेंटिसशिप, आउटसोर्सिंग, ठेकाकरण, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की नीति बंद होनी चाहिए, स्थायी पदों पर स्थायी भर्ती होनी चाहिए और जितने रिक्त पद हैं उनमें बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है, देश के अंदर जो योजना कर्मी करोड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, रसोइये के रूप में काम करने वाले श्रमिक हैं, जिन्हें आज तक ये सरकार श्रमिक मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें श्रमिक का दर्जा दिया जाए। योजना कर्मियों को भी जो है जिंदा रहने लायक वेतन दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया जाए। देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी जो है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया जाए और ये एनपीएस और यूपीएस की पेंशन योजना बंद करके सारे हिस्से के मजदूरों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। और देश के किसानों से जो सरकार ने वादा किया था, उन्हें भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार दिया जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाए और देश के अंदर देश की संपत्ति को केवल चंद कारपोरेट घराने के हाथों में सौंपकर एक भारत को दो भारत, एक तरफ अदानी अंबानी और दूसरी तरफ वंचितों और गरीबों का भारत बनाने की जो नीतियां हैं उसमें बदलाव हो और इसी मांग को लेकर आज ये देशव्यापी हड़ताल है। इसके पहले भी आप ये मांगों को लेके आगे आए हैं और प्रदर्शन करते नजर आए हैं। कितनी बार इस तरीके की मांगों को आप लेके आए? नहीं, हम तो जो है देखिए, हड़ताल मजदूरों का आखिरी हथियार होता है। हमें दुख है इस बात का कि ये सरकार हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हम हड़ताल पर उतरे। और ये 1991 जब से उदारवाद की नीति की शुरुआत हुई है तब से 22वीं हड़ताल। और इस हड़ताल, हर हड़ताल का निश्चित रूप से सरकार को ये समझना होगा कि अगर वो जनता की सरकार है तो फिर उन्हें नीतियां बदलनी होगी। अगर वो नीति नहीं बदलेंगे तो फिर जो है जनता उन्हें बदलने की तैयारी करेगी। तो निश्चित रूप से आज की हड़ताल को मिला अपार जन समर्थन। मोदी सरकार को एक बड़ी चेतावनी है कि सरकार अपनी नीतियों की दिशा बदले। हमारे साथ में संयोजन, और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ नीतियों में बदलाव सरकार करती है कि ये 22वीं हड़ताल और आगे तक इसी प्रकार ये प्रदर्शन करते हुए आगे भी नजर आते हैं। कैमरामैन धीरज देवदास के साथ दिव्यांशी शर्मा, न्यूज़ फ्लैश के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्मित अजमेर एलिवेटेड रोड पर आवागमन को बंद कर दिया गया है। सिविल न्यायालय अजमेर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह फैसला कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल की याचिका पर दिया गया, जिसमें निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी खामियों पर सवाल उठाए गए थे। न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की अनुपस्थिति में एक तरफा आदेश जारी करते हुए 11 जुलाई तक एलिवेटेड रोड के सभी रास्तों को बंद करने के निर्देश दिए। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा पहले ही इस रोड में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष कमेटी बना चुके हैं। अब खबर वैर से बताई जा रही है, जहां रंगीली हाट का आयोजन होगा और आयोजन महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। प्रयास संस्था में 19 और 20 जुलाई को अभिनंदन मैरिज होम पाइबाग में रंगीली हाट का आयोजन करेगी। संस्था के अध्यक्ष सिपिका गोयल और सचिव अलका मित्तल ने बताया, तीज, राखी और जन्माष्टमी थीम पर आधारित इस हाट में राजस्थानी ज्वेलरी, गुजराती साड़ियाँ, लहरिया, कान्हा जी की पोशाक, गिफ्ट आइटम और तीज से जुड़ी ढेरों चीजें मिलेगी। मनोरंजन के लिए बच्चों की ड्राइंग, म्यूजिकल चेयर, महिलाओं के लिए तंबोला और तीज स्पेशल रेसिपी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। प्रयास संस्था भरतपुर फिर एक बार लेकर आई है रंगीली हाट 3, जिसमें जो कि 19 और 20 जुलाई को लगाई जा रही है अभिनंदन मैरिज होम। इसमें बहुत सारे स्टॉल आएंगे और हम इस बार बहुत कुछ नया लेकर आ रहे हैं, जिसमें राजपूती ड्रेस की सारी ज्वेलरी, पोशाक और गुजराती ड्रेस और भी बहुत कुछ, जैसे रक्षाबंधन का पूरा सामान है इसमें और लहरिया है, अपना स्टेशनरी का सामान है और काफ़ी स्टॉल आ रही हैं इस बार। तो आप लोग जो भी हो सके आइए और उनका हौसला बढ़ाइए। अब खबर कुचामन सिटी से बताई जा रही है, जहां गौ तस्करों का भांडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। 5वां गांव की घाटी में गौ माताओं की तस्करी होने की जानकारी मिली है। गौरक्षा दल को इस तरह की सूचना मिलने पर जिलाध्यक्ष अंकित शर्मा कुकनवाली के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की, जहां गौवंश के कटे अवशेष मिले। शिकायत पर चितावा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। घटनास्थल से बछड़ों की खाल, हड्डियां और अन्य अवशेष बरामद हुए हैं। दोषियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। खबर बिगोद से बताई जा रही है, जहां बिगोद में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान हुआ और बच्चों को स्टेशनरी वितरित की गई। बिगोद के निकट नया गांव उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स क्लब भीलवाड़ा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 50 बच्चों को स्टेशनरी वितरित की गई। समारोह में 10 बेस्ट परफॉर्मर बच्चों को पारितोषिक दिए गए। इस अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया गया और इस मौके पर पौधारोपण भी किया। अब खबर जयपुर से बताई जा रही है, जहां जोराराम कुमावत ने सरकारी आवास पर जनसुनवाई की और अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। जोराराम कुमावत ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए। कई मामलों में तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी गई। जनसुनवाई के दौरान शिक्षा, चिकित्सा, पेंशन, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण समेत अनेक विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या का समाधान हो। इसके लिए सरकार संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। जनसुनवाई में विधायक जयदीप बिहाणी, प्रताप सिंह सिंघवी और जयपुर जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा ने जोराराम कुमावत से शिष्टाचार भेंट की और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दे रखे। मंत्री कुमावत ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। अब खबर केकड़ी से बताई जा रही है, जहां राज्य सरकार ने केकड़ी को एक बड़ा झटका दिया है। जिला और नगर परिषद दोनों छीन लिए गए हैं, जिससे विकास को झटका लगा है। राज्य सरकार ने केकड़ी को एक और बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस सरकार ने केकड़ी को जिला बनाया, नगर परिषद से नगरपालिका का दर्जा दिया, लेकिन सरकार के बदलते ही जिला समाप्त कर दिया गया। रघु शर्मा ने केकड़ी को राज्य के नक्शे पर लाकर खड़ा किया। जिला कलेक्टर को यहां बैठाया, लेकिन जिले की समाप्ति के बाद धीरे धीरे सभी कार्यालय यहां से हटने लगे। जिले की समाप्ति के बाद केकड़ी का विकास पूरी तरह थमसा गया। केकड़ी से नगर परिषद भी छीन लिया गया। नगर परिषद के सभापति अब फिर से पालिका अध्यक्ष कहलाएंगे। वित्तीय पावर घट जाएगी। आयुक्त की जगह ईओ होगा। अभी तक के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।